का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे हैं। मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहाँ के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। ये अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और ये मॉडल अपने आप में है। ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं, भाई देखो, मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें दीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे तो परिणाम लाए जा सकते हैं। उस परिणाम को उस अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अब ये मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के जो बेहतरीन चेंबर बने हैं, इस हमारी सारी जिम्मेदारी तो अब यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितने भी एसोसिएशन है सब मिलकर के करेंगे। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो होगा, उस एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी उसके लिए भी हम धनराशि बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे न्याय की इस भूमि में, ज्ञान की इस भूमि में और धर्म की इस धारा में हम और भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के वादकारी को समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके। तो वहीं प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए अधिवक्ता चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन समारोह में सीएम पहुंचे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की थी। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि 1973 का केशवानंद भारती मामला भारतीय संविधान की यात्रा का सबसे अहम माइलस्टोन है। उन्होंने कहा कि देश का अंतिम नागरिक भी न्याय का हकदार है और उस तक न्याय पहुंचना केवल न्यायपालिका ही नहीं बल्कि कार्यपालिका और विधायिका का भी मौलिक कर्तव्य है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा न्यायिक अधोसंरचना और सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने में गंभीरतापूर्ण कार्य कर रही है। अभी मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नई बन रही है उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें मऊ से, जहां अब्बास अंसारी हेट्स
स्पीच केस में दोषी करार दिए गए हैं एमएलए अब्बास अंसारी को। एक और मामले में सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। मऊ कोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 2022 चुनाव के दौरान ये मुकदमा जो है वो लिखा गया था, हेट स्पीच का ये पूरा मामला। अफसरों को हिसाब किताब की धमकी जो है इनकी ओर से बाकायदा स्टेज पर खड़े होकर दी गई थी। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। कोर्ट ने 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा यहाँ पर सुनाई है। और अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ ही रिश्तेदार मंसूर अंसारी के खिलाफ वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान आयोजित जनसभा में अधिकारियों को मंच से धमकाने का आरोप उन पर भी दर्ज है। षड्यंत्र रचने को लेकर भी उन पर तमाम आरोप है, जिसके चलते उन्हें भी 6 महीने की सजा यहां पर सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर अब्बास अंसारी दोषी करार दिए गए। हालांकि अब्बास अंसारी का भी कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और उनकी ओर से तमाम शिकायतें हैं कि उनका पक्ष जो है वो ढंग से सुना नहीं गया है। और अब अब्बास पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जैसे कि हमने आपको बताया, अब्बास को चुनाव में प्रभाव डालने और धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभिन्न समूह में वैमनस्यता बढ़ाने और समाज की शांति और सद्भाव बिगाड़ने समेत अन्य आरोप के चलते दोषी करार दिया गया है। और जिस तरीके की धमकी उनकी ओर से स्टेज पर चढ़कर दी गई थी, उसके बाद से एफआईआर उन पर लिखी गई और आखिरकार अब उन्हें दोषी करारते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी जो कुर्सी है इससे नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे कि प्रावधान है कि 2 साल से ज्यादा की सजा पर कुर्सी जाती है। तो ऐसे में 2 साल की ही एक्यूरेट जो सजा उन्हें सुनाई गई है, तो कुर्सी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगी, ये कहा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया गया है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने इसका निरीक्षण किया है। देश के पहले पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट का निरीक्षण यहां पर किया गया। सितंबर में कार्य पूरा होने का आश्वासन दिया गया था। काशी के बाद केदारनाथ को रोपवे दिया जाएगा, ये टम्टा की ओर से बयान सामने आया। पीएम देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री अजय टम्टा ने भारत के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे का निरीक्षण किया है, जो सितंबर तक पूरा हो जाएगा। जो इसकी डेडलाइन है वो सितंबर तक दी गई है और जब इसका काम पूरा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचकर इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम अन्य जगहों को, जैसे कि केदारनाथ को भी रोपवे के लिए जो है चयनित किया जाएगा, वहां पर भी रोपवे की सौगात दी जाएगी। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब वो वहां पर पहुंचे अजय टम्टा तो उन्होंने तमाम पहलुओं पर समीक्षा की है। निरीक्षण उनकी ओर से किया गया है कि किस तरीके से काम यहाँ पर किया जा रहा है और सितंबर की जो डेडलाइन दी गई है कि सितंबर तक इसका काम पूरा होगा, तो क्या समय अनुसार यहाँ पर काम चल रहा है या नहीं, उन तमाम पहलुओं पर अजय टम्टा ने यहाँ पर समीक्षा की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर काम चल रहा है और किस स्पीड से यहाँ पर काम हो रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने देश के 140 करोड़ की जनता का स्वाभिमान ऊंचा किया। और हम देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो भी जिस प्रकार से जो घटना पहलगांव के अंदर हुई थी, उसके बाद उसका रिप्लाई के रूप में आतंकवादी ठिकानियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इससे देश का गौरव बढ़ा है और अच्छी बात है, नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों की बात बोल रहे हैं कांग्रेसी, ऐसा क्यों सर? अब वो तो आप उनसे पूछिए। मनभेद हो गया है सलमान खुर्शीद और कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। मैं क्या वो बड़ाई कर रहे हैं, 370 हटाने की बड़ाई कर रहे हैं और कांग्रेस करे कि हम दोबारा लेके आएंगे। नहीं, वो उनका विजन है, कांग्रेस वाले क्या विचार करते हैं, मगर पूरे देश के लोगों का गौरव बढ़ा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने समाज सुधारक मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम जनता की उपस्थिति भी रही। डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र और इमरजेंसी कक्ष का निरीक्षण कर अधिकारियों को तमाम आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बालिका परिषद ने एक भव्य प्रतिमा का अनावरण रानी अहिल्याबाई होलकर जी के स्थापना करके कराने का काम किया है। हम सीतापुर जनपद वासियों को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर पूरे देश में बड़ा अभियान चल रहा है। रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को हम घर घर पहुंचा रहे हैं। उनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत की सनातन संस्कृति को उन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया था। हम आज उत्तर प्रदेश वासी उनका अभिनंदन करते हैं, माननीय मोदी जी का और रानी अहिल्याबाई होलकर को हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। किसी वजह से हाथ में चोट लग गई है और खरोच थी, उनका प्रारंभिक ट्रीटमेंट कर दिया गया। कोई घबराने वाली खतरे वाली किसी चोट लगी उनको जानकारी हो पाई? किसी लग गई, खरोच लग गई उनके हाथ में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, आपको बता दें मिर्जापुर दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं और 2 दिन मिर्जापुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर में रहेंगे मंत्री। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। विभागीय परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। बाकायदा वहीं पहुंचकर वो तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कार्य फिलहाल चल रहा है। मिर्जापुर दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल है। 2 दिन मिर्जापुर, वाराणसी में वो रहेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी वो करते हुए नजर आएंगे। तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, जिनसे वो तमाम जानकारियां जो है प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। हर पहलू पर समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी और साथ ही साथ जनता के उत्थान के लिए और तमाम शिकायतों के निस्तारण के लिए उचित दिशा निर्देश भी उनकी ओर से अधिकारियों को जारी किए जाएंगे। फिलहाल विभागीय परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी वो करेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से पाक सीमा से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल चल रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में मॉक अभ्यास चल रहा है। गुजरात, हरियाणा में भी मॉक ड्रिल होगी, ये बताया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से सटे हुए तमाम इलाकों में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां हैं। रात 8 बजे सायरन बजेगा और 15 मिनट का ब्लैकआउट नागरिकों के सहयोग की अपील इसमें की गई है। 15 मिनट का जब ब्लैकआउट होगा तो सभी अपने घरों की लाइटें जो है वो बंद रखें। जनता के सहयोग की मांग यहाँ पर की गई है और पाकिस्तान से सटे तमाम इलाकों में मॉक ड्रिल होगा। हालांकि इससे पहले 29 तारीख को जो है इसे प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसके बाद इसे आगे बढ़ाकर आज की तारीख जो है चयनित की गई। आज ये मॉक ड्रिल हो रहा है। रात को 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। सायरन बजेगा, रात 8 बजे का समय मुकम्मल किया गया है जब ये सायरन बजेगा और 15 मिनट तक ब्लैकआउट की रखा जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पर 2710 अभी केसेस हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 मामले अब तक सामने आए हैं। केरल में कोविड मरीजों की संख्या 1147 पहुंच गई है, तो वहीं नोएडा में 57 ये संख्या पहुंच चुकी है। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय। हालांकि पैनिक की सिचुएशन फिलहाल नहीं है, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है। तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओर से यही कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है कि बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने, तमाम उन प्रोटोकॉल्स का पालन करें। अगर कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो खुद को अलग थलग कर लें। तो तमाम तरीके के जो प्रोटोकॉल्स आपने पहले फॉलो किए थे उन्हें एक बार दोबारा से अपने जीवन शैली में अपनाएं। यही फिलहाल के लिए आपके लिए काफी होंगे। और लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहां पर किया गया। कांग्रेस पार्टी ने आज इत्र नगरी कन्नौज के जवाहर कक्ष में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके हुई, जिसके माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष शाकिर हुसैन ने की और उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के सामाजिक कार्यों, न्यायप्रिय शासन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके योगदान को याद किया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास के भाई और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विकास शर्मा को धमकी भरे कॉल और मैसेज मिले हैं। इस घटना से शिक्षा वर्ग में चिंता का माहौल है। प्रोफेसर विकास शर्मा ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर लगातार धमकी भरे संदेश और कॉल उनके पास आ रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने मेडिकल थाना क्षेत्र में अज्ञात कॉलर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मेरठ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। आपको धमकी भरे मैसेज किए गए हैं, थ्रेट कॉल किया गया है, क्या वजह सामने आई है, आपने क्या कार्रवाई आरोपी के खिलाफ कराई है? आज से 2 दिन पूर्व रात्रि में लगातार मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कोई अज्ञात व्यक्ति मुझे धमकी दे रहा था और लगभग 25 मैसेज उसने 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक किए। इसमें गंदी गंदी गालियाँ थीं, मुझे धमकाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मैं किसी कुक्कू चौधरी नाम के व्यक्ति को लेकर तेरे पास आ रहा हूँ और यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा मैं छुट्टी चलनी है गर्मियों की, अब मैं विश्वविद्यालय नहीं आ रहा हूँ, तो मैं आना है तो मेरे घर आइए, वेलकम। अब वो लगातार मुझे गाली लिख रहा था और मुझे फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन मैंने रात्रि में फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद अगले दिन मैंने ज़िले के एसएसपी साहब से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और सारा प्रकरण उनको बताया। उन्होंने मेरी तहरीर पर मेडिकल थाने में मेरी एफआईआर कराई, एफआईआर हो गई है। अमरोहा जिले में खाद्य विभाग ने हसनपुर, मंडी, धनौरा और अमरोहा सहित कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के दौरान मिलावटी दूध, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ पकड़े गए हैं। टीम ने 12 दूध डेयरी मालिकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमे दर्ज किए हैं और नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। खाद्य आयुक्त विनय अग्रवाल ने कहा कि खाद्य सामग्री में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मिलावटखोरों को सख्त सजा दी जाएगी। अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए अमरोहा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ देर रात छापेमारी की। गजरौला कोतवाली क्षेत्र के ब्रिजघाट चौकी अंतर्गत की गई इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस और खनन विभाग की टीम ने 7 ट्रैक्टर, 1 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को पकड़कर सीज कर दिया है। देर रात हुई इस छापेमारी से इलाके में खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कई संदिग्ध वाहन और माफिया सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि यहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की ओर से लगातार इसको लेकर कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने जब्त किए गए वाहनों को थाने में खड़ा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा डायल 112 की सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी, डायल 112 से जुड़े कर्मी और तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मकसद नागरिकों को समय पर और प्रभावी पुलिस सहायता प्रदान करना है, जिससे आपात स्थितियों में पुलिस की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता दोनों में वृद्धि हो। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि डायल 112 सेवा को और अधिक सशक्त एवं जनहितकारी बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बीटा 2 इलाके में चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों से मुठभेड़ की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और 2 अन्य मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। घटना के दौरान पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 1 चाकू, लूटे हुए मोबाइल फोन और लगभग 2500 रुपए नकद बरामद किए हैं। मुठभेड़ में प्रयुक्त एक कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है, जो अपराधियों द्वारा लूटपाट और चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही थी। आरोपित नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय थे। उनकी गिरफ्तारी से इलाके में अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। स्थानीय लोग भी पुलिस की सफलता से संतुष्ट हैं। अलीगढ़ के गुड़ियाबाग चौक इंचार्ज सचिन चौधरी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा और तीखा प्रदर्शन किया है। आरोपों के अनुसार चौकी इंचार्ज ने एक पीड़ित से 1 लाख रुपए की मांग की और शहर विधायक संजीव मुक्ता राजा द्वारा की गई सिफारिशों
की कॉल के बाद अभद्रता भी की। इस घटना से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना देहली गेट के बाहर धरना दिया और चौकी इंचार्ज के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सबसे अनोखी बात ये रही कि कार्यकर्ताओं ने दारोगा के लिए प्रतीकात्मक रूप से भीख मांगकर धनराशि जुटाई और इसे पुलिस के भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच 6 घंटे के भीतर 3 अलग-अलग मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 3 बदमाश घायल हो गए हैं। ये मुठभेड़ सिविल लाइन, तितावी और छपार थाना क्षेत्र में हुई है। सभी कार्रवाई एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में की गई है। सिविल लाइन इलाके में मुठभेड़ के दौरान लुटेरा विजय पुलिस की गोली से घायल हुआ। वहीं तितवा में लुटेरे अमित के पैर में गोली लगी। छपार क्षेत्र में कुख्यात अपराधी शाकिब को भी पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को घटनास्थलों से 3 तमंचे, कई कारतूस और 3 बाइकें बरामद हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। खीरो पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 6,000 रुपए की टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त दीपू गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दीपू गुप्ता ने बैंक में मौजूद ग्राहक का ध्यान भटकाकर चतुराई से 6,000 रुपए की चोरी की कोशिश की थी। घटना की सूचना मिलते ही खीरो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। अभियुक्त को पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने जनता से भी सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र के पिपरा भेया गांव के पास NH-28 पर कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद जब घायलों को बांसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहां स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं था। मजबूर होकर एक युवक ने घायल को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के शिकार दोनों घायल युवक ग्राम सभा सिकटा टोला मध्यनगर के निवासी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा थाना के रकाबगंज क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। स्कूटी सवार 2 संदिग्धों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी एसीपी सदर आगरा सुकन्या शर्मा ने दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्ति को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को बदमाश के पास से एक बोरा बरामद हुआ है, जिसमें संदिग्ध रूप से गौमांस पाया गया। फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जुट गई हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। अपराधियों की रोकथाम हेतु आज थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा जब बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी तो 2 व्यक्ति स्कूटी पर सवार होकर थाना ताजगंज से नई की मंडी की तरफ जा रहे थे। उन्हें पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया तो वे नहीं रुके और नई बस्ती की तरफ तेजी से अपनी स्कूटी दौड़ाने लगे। आगे जाके फिसल कर गिर गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ संयमित होकर एक फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम इमरान कुरैशी निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार बताया एवं उसकी स्कूटी से उसके अनुसार एक बोरे में गाय का मीट बरामद हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के कोड़ापुर गांव में जल निगम की पाइपलाइन बिछाते समय विवाद हुआ, जिसमें अबू सुफियान ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों ने उनके दादा को पीटकर घायल कर दिया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने तहरीर बदलवाकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और घायल बुजुर्ग को मेडिकल भी नहीं कराने दिया गया। साथ ही फूलपुर पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में युवक का हाथ गन्ना जूस निकालने वाली मशीन में फंस गया। घटना में युवक का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार पासवान, जो आदमपुर निवासी हैं, गन्ने का रस निकाल रहा था और इस दौरान अचानक उसका हाथ मशीन की चपेट में आ गया।
चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उनका हाथ मशीन से बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में प्रमोद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार हाथ की स्थिति गंभीर है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।